अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। आज हम लोग आप लोगों का टॉपिक वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से मैंने लास्ट टाइम एंड करा था। वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई थी जो कि डिस्कस करनी है। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में गिवन है, हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हीट हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें ज़रूरत होती है 1 ग्राम के लिए कि हम उसको 1 डिग्री मोर हॉट कर सकें। ठीक है ना, 1 डिग्री और ज़्यादा हमें अगर हॉट करना है तो हमें 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए कितनी स्पेसिफिक हीट की ज़रूरत होगी। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होगी। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ हाई ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। अब वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि वो हॉट हो सके, बिकॉज उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में स्टिक हुए हुए होते हैं। ठीक है ना, उसकी पोलर नेचर होती है और उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि काफ़ी मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में स्टिक होते हैं। इट्स मीन वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा हीट की ज़रूरत है कि टू चेंज हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़। ठीक है ना, इट वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र फॉर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी हेल्प करता है कि वो एक स्टीडी टेम्परेचर जो है वो सेल्स के अंदर कायम कर सकें, ताकि सेल के इनसाइड जो भी निज़ाम चल रहा है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, समरी इसकी ये हुई कि हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का मतलब ये है वाटर की प्रॉपर्टी का कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना टेम्परेचर चेंज करे, क्योंकि वाटर की पोलर नेचर होती है और उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न में आ सकता है और MCQ में पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट। अच्छा, जब हम हीट जो है वो देते हैं लिक्विड वाटर को कि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, तो वो वेपराइजेशन कहलाती है। ठीक है, ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन हायर विल बी चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी इन स्टेट और वाइस वर्सा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट दे रहे हैं वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वाटर जो है ज़्यादा ईज़िली जो है वो लिक्विड रहेगा। ठीक है, वाटर स्टेज लिक्विड मोर ईज़िली। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड की स्टेबल फॉर्म रहेगी, और अगर लो हीट ऑफ वेपराइजेशन है यानी कि वेपर्स के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम उसको लो हीट दे रहे हैं, तो वो लिक्विड में ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है ना, वो आसानी से जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर हैज़ अ वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। पर kg 574 kCl रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इट गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट्स स्टेट एंड सेल। इससे वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहता है इनसाइड लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन थर्मोरेगुलेशन। सही बात है, लिविंग थिंग्स के जितने भी टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह होता है ये थर्मोरेगुलेशन कहलाता है, तो इससे जो है वो थर्मोरेगुलेशन में भी हेल्प होती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट व्हेन एवापोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन और परस्पायरेशन। जब वाटर जो है वो एवापोरेट होता है लाइक थ्रू स्वेटिंग, तो फिर वो हमारी बॉडी को कूल भी करता है। ठीक है, तो इसके ज़रिए कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। और ट्रांसपायरेशन क्या होती है प्लांट्स के अंदर, जब वाटर जो है वो लीफ के ऊपर आता है तो ट्रांसपायरेशन होती है, तो उसके ज़रिए भी कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी मदद से एवापोरेट हो जाता है वाटर। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कूल एज ऑयल ड्रॉप्स इनटू लार्ज ड्रॉपलेट्स। अच्छा, ये इस तरह समझते हैं, कूल एज का मतलब होता है बेसिकली कम टुगेदर या किसी चीज़ को मर्ज कर देना। ठीक है, और ऑयल ड्रॉप्स जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि वाटर के पास टेंडेंसी होती है कि वो कूल एज करें ऑयल ड्रॉप्स को, इसका मतलब ये होता है कि वाटर जो है वो स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स को मर्ज करते हैं। ठीक है, ताकि लार्ज ड्रॉपलेट्स बनाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर और ऑयल को मिक्सचर बना के, ठीक है, ऑयल को रख देते हैं, तो ऑयल जो है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर टूटा हुआ हमें दिखता है। ठीक है, और ओवर टाइम ये ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, मर्ज होना शुरू होते हैं और लार्ज ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूसली ऑयल के ड्रॉपलेट्स को पुश करते हैं ताकि वो आपस में स्टिक हो जाएं और बिगर ड्रॉप्स बनाएं। ठीक है, तो वाटर के पास जो है वो टेंडेंसी होती है कि वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स को लार्ज ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करें।
क्यों? क्योंकि वाटर के पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, विच आर डिस्ट्रॉयड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑयल एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोफोबिक ऑयल की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, बिकॉज ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर हैं, सही है, और वाटर की नेचर क्या है? पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर मिलकर आपस में बॉन्ड्स नहीं बना सकते, इसलिए जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑयल जो है वाटर के साथ नहीं बना पाता। ये क्या करते हैं फिर, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो उनको फोर्स करते हैं ताकि वो रीअरेंज हों और अपने जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको मैक्सिमाइज़ करें और ऑयल से जो है वो सेपरेट आउट हो जाए, ठीक है। साथ साथ द वाटर मॉलिक्यूल्स दैन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देमसेल्फ एंड द नॉन मोलर मॉलिक्यूल्स क्लम टुगेदर। अच्छा, अब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं अपने साथ और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में क्लम कर लेते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं अपने से क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है उनको, और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि जो ऑयल होते हैं वो आपस में क्लम कर लेते हैं क्योंकि उनको वाटर के मॉलिक्यूल्स पुश कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, इसलिए तो वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं और फिर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क में डिस्ट्रप्शन जो है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, ठीक है। दिस एक्सक्लूड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ऑयल फ्रॉम वाटर। अच्छा, एक्सक्लूड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ऑयल फ्रॉम वाटर मीन कि वाटर जो है हाइड्रोफोबिक ऑयल को पुश करता है, सेपरेट करता है, ठीक है, और क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रिफर करते हैं कि वो अपने आप से बॉन्ड करें बनाएं रदर दैन कि वो किसी नॉन पोलर ऑयल मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करें, इस वजह से वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। द वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज into H प्लस एंड OH माइनस आयन्स। ये बात तो हमें पता ही है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर दो आयन्स होते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस, ठीक है, H प्लस एंड OH नेगेटिव। तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है और साथ साथ इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O जो है वो हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स में स्प्लिट हो जाते हैं और फिर ये आयन्स जो है वो दोबारा रिकम्बाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको डायनेमिक भी बोलते हैं और फिर इक्विलिब्रियम की स्टेट भी बोलते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है कि जितने भी रेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये जब आयन्स में टूटते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाते हैं? रेट ऑफ आयन्स रिकम्बाइनिंग इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इसकी वजह से कंसनट्रेशन H प्लस की और OH माइनस आयन्स की बैलेंस रहती है, ठीक है, रिलेटिवली कांस्टेंट रहती है। साथ साथ ये भी बोला गया है कि वाटर ड्यू टू आयनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर में बिहेव एज एसिड और बेस, ठीक है। एसिड और बेस बिहेवियर का मतलब ये है कि जब वाटर आयनाइज होता है तो ये एसिड भी हो सकता है यानी कि H प्लस आयन्स डोनेट भी कर सकता है और बेस भी हो सकता है यानी कि H प्लस आयन्स एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो जब ये डुअल बिहेवियर होता है तो इसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक इन नेचर यानी कि वाटर जो है वो दोनों एसिड और बेस रिएक्ट कर सकता है, डोनेट भी करे और एक्सेप्ट भी करे प्रोटॉन्स, वर्सेटाइल बनाता है जो केमिकल रिएक्शंस में, जाहिर सी बात है अब ये एक्सेप्ट भी कर रहा है, दे भी रहा है तो वर्सेटाइल है, ठीक है। इसके अलावा इट मेंटेन pH फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इन सेल्स एंड ऑर्गन्स। अच्छा, pH जो है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहलाती है, यानी कि हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट है, तो pH भी साथ साथ मेंटेन हो रही है। H प्लस आयन्स जो है वो सोल्यूशन के अंदर मेंटेन हो रहे हैं, इसका मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों जो है सोल्यूशन की कांस्टेंट है जो मेंटेन हो रही है, जिससे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ सेल्स एंड ऑर्गन्स की कांस्टेंट है, सही जा रही है, ठीक है। Now let's come to anomalous behavior of water. Water shows different behavior below 4 सेल्सियस। वाटर जो है वो अपना बिहेवियर बदल देता है 4 सेल्सियस के नीचे क्योंकि उसकी यूनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, सही है। बहुत सारे सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है, कूल डाउन होते हैं, वाटर जो है एक्सपेंड हो जाता है, बिग हो जाता है जब उसको हम फ्रीज़ करते हैं तो, ठीक है। यूजली मैटर कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिलो 4 सेल्सियस। अच्छा, सब पहली बात तो वाटर जो है वो एक्सपेंड करता क्यों है? जब वाटर 4 सेल्सियस से नीचे कूल करता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो लिक्विड वाटर से लेस डेंस है, ठीक है, तो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीज़ होगा, ठीक है।
which decreases its density, so at 0 Celsius water expands. डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ कि कितना मास जो है वो गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस के अंदर पैक हुआ है. जब वाटर एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अब ज़्यादा स्पेस ले रहा है. तो वाटर एक्सपेंड मैक्सिमली इन आइस कंडीशन. जब वाटर फ्रीज़ होगा आइस में 0 सेल्सियस में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, एक्सटेंड हो जाएगा. उसका मतलब ये है कि आइस जो है वो ज़्यादा स्पेस लेती है सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर से. ठीक है, उतना लिक्विड वाटर स्पेस नहीं लेगी जितना आइस लेगी. ठीक है. द लो डेंसिटी वाटर इन आइस बिकम लाइटर कम अबव द सरफेस ऑफ हाई डेंसिटी वाटर ऑफ लिक्विड. लो डेंसिटी वाटर इन आइस, क्योंकि आइस जो है वो लेस डेंस है लिक्विड से, तो लिक्विड वाटर के टॉप पे जो है वो फ्लोट करती है. सही है. इस वजह से हम कहते हैं कि आइस क्यूब्स जो है वो ग्लास ऑफ वाटर में ऊपर फ्लोट कर रही है. ठीक है. इट मेक्स द लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोज़न वाटर. ठीक है. अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, इससे ये होता है कि फ्रोज़न वाटर के अंदर जो है लाइफ पॉसिबल है. कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आइस जो है वो लेक्स या रिवर्स के सरफेस के ऊपर जब बनती है तो सिंपल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है वो एक्सपेंड हो जाता है. सही है. अपनी डेंसिटी डिक्रीज़ कर देता है. आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करती है तो उसकी वजह से लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट हो सकती है. ठीक है. इन द वाटर बिलो फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे. ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी थी. अब हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये वाली डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ. अब इस डायग्राम को देखें हम. सबसे पहले जो लेफ्ट वाली डायग्राम है ये आइस की है. ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ है, मॉलिक्यूल्स जो है वो स्टक हुए हैं एक पैटर्न के अंदर. हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी जो है वो सेपरेटली बने हुए हैं. ठीक है, अरेंज हुए हैं आराम से. तो हम क्या कहेंगे कि तमाम मॉलिक्यूल्स को एक फिक्स पोजीशन के अंदर होल्ड किया हुआ है. ठीक है, तो ये आइस की डायग्राम है. ठीक है. अब अगर हम लिक्विड वाटर के अंदर देखें तो तमाम मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के वो स्प्रेड आउट हुए हैं. ठीक है, आपस में मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बॉन्ड्स हैं इनके, कोई स्टक भी नहीं है. तो ये जब मूव कर रहे होंगे तो हम कौन सी डायग्राम होगी, ये लिक्विड वाटर की. ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं, यानी कि टूटते भी हैं, और बार बार रिफॉर्म भी होते हैं, यानी कि नए नए बनते भी जाते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की जो लिटरल मीनिंग है वो हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं. हाइड्रेटेड कार्बन्स का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कॉम्पोजिशन की वजह से हाइड्रेटेड कार्बन रखा गया है, क्योंकि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, और रेशो भी वाटर से सिमिलर है, H2O से. अच्छा, साथ साथ दूस बायोमॉलिक्यूल है. ठीक है, बायोमॉलिक्यूल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है मौजूद हो या प्रोड्यूस हुआ हो. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब, न्यूक्लिक एसिड, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है. द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, फार्मूला दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, जहाँ पे n जो है वो इसका होल नंबर है. ठीक है, यानी कि चेंज होता रहता है, CnH2nOn. ठीक है. अकॉर्डिंग टू IUPAC कार्बोहाइड्रेट. अच्छा, IUPAC बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्डाइज्ड रूल बनाते हैं नेमिंग और डिस्क्राइब करने के लिए केमिकल कंपाउंड्स को, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा. तो IUPAC के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं. पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के. कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है. अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में फ़िट होता है, इसीलिए इसके पास, क्योंकि इसके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं. ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप भी है, कीटोन ग्रुप भी है, कार्बोनाइल ग्रुप्स की फॉर्म है ये दोनों, तो इस वजह से इनको हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं. ठीक है. अब आ जाएं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट की प्लांट्स के अंदर ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स भी कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं. डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनके. ठीक है. दे आर स्वीट इन टेस्ट इफ फील, देयरफॉर कॉल्ड सैक्रम और सैकराइड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स.
अच्छा, सैकेराइड जो है वो एक अनदर टर्म है कार्बोहाइड्रेट के लिए, स्पेशली शुगर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। सैकेराइड जो है वो सिंपल मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज या कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, स्टार्च और सेलुलोज से मिलने वाली चीज़ों को हम सैकेराइड कहते हैं, ठीक है। स्वीट टेस्ट क्यों है भाई? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली शुगर्स स्वीट ही होती हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो भी टेस्ट रिसेप्टर्स में टंग के आराम से फिट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से भी स्वीटनेस जो है वो डिटेक्ट होती है, ठीक है। इस वजह से भी इनका स्वीट टेस्ट होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट फाउंड अबेडेंटली इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सही है, तमाम ऑर्गेनिजम्स में अबेडेंटली जो है मौजूद होती हैं। लाइक सेलुलोज इन सेल वॉल ऑफ प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज में मौजूद होती हैं, स्टार्च में, और स्टार्च की फॉर्म में सीरियल ग्रेन्स में होती हैं। सीरियल ग्रेन्स जो दाने वगैरह होते हैं वो ट्यूबर्स, कंद, आलू, पोटैटो, ये सब, ठीक है। और शुगर केन, गन्ना, इसमें भी होता है। इट प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, स्ट्रक्चरल के तौर पे भी और फंक्शनल के तौर पे भी, ये दोनों तौर पे रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स से स्टार्ट करेंगे। अगर इस लेक्चर में आप लोग को कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा मुझसे, तो मैं डिफ़ाइन कर दूँगी, ओके।